उनको गाली देकर आप वोट मांग रहे हैं, वो सबसे खराब बात है। जी। कि यशपाल आ रहे थे जिनको बहुत बड़े पोर्टफोलियो पे आज भी हैं, वो लीडर पोजीशन है, शैडो सीएम उन्हें कहा जाता है, वो चुनाव से भागे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्मोड़ा चुनाव नहीं लड़ूंगा। कभी कोई कहते हैं कि वो कांग्रेस का आदमी है, कभी कहते हैं कि वो भाजपा का आदमी है, और आम जो पब्लिक है वो कहते हैं कि हमारा आदमी है। एक तो मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा गया है, और दूसरा एक बात समझ में आई कि अंकिता हत्याकांड और बेरोजगारों का जवाब सत्ता वाली पार्टी ने नहीं दिया। आपने शुरू किया, उत्तराखंड की चुनाव तक किया। इस चुनाव को हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा कि सामने एक आपकी बार 400 पार का जो नारा दिया गया, जो हवा खड़ा किया गया, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम चीजें पूरे चुनाव में हमने देखी, ये अपने आप में इतिहास में दर्ज हुआ। और हम वो बातचीत भी करेंगे कि 400 पार की जो आपने बात की, उस पर हम विस्तृत बात करना चाहते हैं आप आपसे। अगर क्या हासिल हो गया उनको, वो आज भी वहां पर पब्लिक उनका घेराव कर रही है। अभी जब अपने चुनाव क्षेत्र से अपने घर की वो अंजलि शरण गए थे, वहाँ महिलाओं ने उनका घेराव किया और कहा कि पानी कहाँ है। जिसका बेटा कई साल से इंतजार कर रहा था कि फौज की भर्ती होगी और वो जाएगा, आप उसे कन्विंस नहीं कर पाए। कार जो अग्निवीर योजना आप लेकर आए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और उस अग्निवीर योजना का एक एग्जाम्पल हमने इस प्रदेश का दिया कि इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए। नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली। आज उत्तराखंड टाइम के स्टूडियो में बहुत ही सीनियर पत्रकार गजेंद्र रावत जी पहुंचे हैं, और गजेंद्र रावत जी इस मायने में चर्चाओं में रहते हैं कि कभी कोई कहते हैं कि वो कांग्रेस का आदमी है, कभी कहते हैं कि वो भाजपा का आदमी है, और आम जो पब्लिक है वो कहते हैं कि हमारा आदमी है। दरअसल पत्रकार आम लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है, और इस सारी चीज़ों को लेकर के हम उनसे आज चर्चा करेंगे। 18वीं लोकसभा का सेहरा किसके सर सजने वाला है, क्योंकि इस दौर का जो चुनाव है वो बड़े नए स्टाइल में हुआ है। कोई पर्चे पोस्टर नहीं छपे, अगर छपे भी तो बहुत सीमित संसाधनों में छपे हैं। आइए गजेंद्र रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रेम भाई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस दौरान बहुत चर्चाओं में रहा पूरे देश में कि मोदी की गारंटी एक व्यक्ति की गारंटी रही है, और तमाम पार्टियों ने भी अब अपनी गारंटी प्रस्तुत की है। इसको आप क्या कैसे देखते हैं? इसको अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से देखें, जी तो ये चुनाव उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। जी ये 1977 का दौर तो हमने नहीं देखा, जी लेकिन हमने 2024 में देखा जी कि आखिरकार जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे प्रीतम सिंह, जी जो 2019 में लड़े, जी उनकी हालत ये हुई कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जी तो यशपाल आ रहे थे जिनको बहुत बड़े पोर्टफोलियो पे आज भी हैं, वो लीडर पोजीशन है, शैडो सीएम उन्हें कहा जाता है, वो चुनाव से भागे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्मोड़ा चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी हरीश रावत जैसा आदमी चुनाव लड़ने से भाग गया, उन्होंने कहा मेरा बेटा लड़ेगा। वहाँ मनीष खंडूड़ी भाग गए, और ऐसी भागम भाग मची थी कि लगता था कि वास्तव में जो कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, और बहुत बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इस देश में जो गारंटी के नाम पर तमाम तरह की बातें की जा रही है, जो आप भी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी और की गारंटी, उन गारंटी के ऊपर एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव हमने नहीं देखा। उन्होंने पहले दिन वो मटन से शुरू करा, फिर वो मछली पे गए, फिर वो मंगलसूत्र पे गए, फिर मुस्लिम पे गए, और अब तो नया मुजरा आ गया जब चुनाव एंड पे आ गया। तो इस देश के प्रधानमंत्री जो मंदिर, मस्जिद, मजार और तमाम तरह के इशूज़ पर बात कर रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने जो अग्निवीर योजना लाई थी उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे। बिल्कुल। आखिरकार उस अग्निवीर के जो सेंटिमेंट्स हैं इस स्टेट से जुड़े हुए हैं। हमारे गांव का, हमारे गली मोहल्ले का ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका परिवार सेना से जुड़ा हुआ नहीं है। आप इतनी बड़ी योजना लेकर आ गए, और उस योजना को लाने के बाद अब आप उसका नाम भी नहीं ले रहे। आपने जो है कहीं पहाड़ में एक भी जनसभा नहीं करी। आप नहीं बता पाए कि आखिरकार अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं मिला। जिस वीआईपी का नाम लिया जा रहा था, उस वीआईपी क्यों आखिरकार क्यों जो है इतनी बड़ी पार्टी भाग गई। तो सवाल ये जो गारंटी से आपने शुरू किया और उत्तराखंड के चुनाव तक किया, इस चुनाव को हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा कि सामने एक आपकी बार 400 पार का जो नारा दिया गया, जो हवा खड़ा किया गया, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम चीज़ें पूरे चुनाव में हमने देखी, ये अपने आप में इतिहास में दर्ज हुआ कि पहली बार हुआ कि चुनाव के बीचों बीच भी रेड पड़ रही थी। तो ये तमाम जो बातें हैं, आने वाले समय में इसको जो है आप जब परिणाम आएंगे तब तक ये परिलक्षित होती दिखाई देगी। बिल्कुल, परिणाम पे हम आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे, और हम वो बातचीत भी करेंगे कि 400 पार की जो आपने बात की उस पर हम विस्तृत बात करना चाहते हैं। आपसे बिल्कुल लंबी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हम इस आपकी बात को फिर और क्लियर करना चाहता हूँ। दर्शक आपको सुन रहे हैं कि जिन शख्सियतों का नाम आपने लिया, वो दूसरी कांग्रेस पार्टी के लोग और तमाम बहुत बड़े शीर्ष नेता हमारे उत्तराखंड के। एक तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, दूसरा जो
पार्टी छोड़ करके बहुत शीर्ष नेता भाजपा में सम्मिलित हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि अब भाजपा ही सब कुछ होने वाला है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के भविष्य के लिए अच्छा है ये, या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या हुआ ये कि इस तरह से मतलब बड़े बड़े दिग्गज घर छोड़ करके दूसरे के घर में बस गए? प्रेम भाई, इसके जो मायने हैं वो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उनका जो अपना खुद का जो ज़मीन थी वो इतनी तैयार नहीं थी कि जो आपकी बार 400 पार जो कर रहे थे। अगर आप आपकी बार 400 पार को लेकर कॉन्फिडेंट थे तो आखिरकार आपको दूसरी पार्टियों के दागी, बागी, भागी, कुभागी, भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी, कमीशनखोर, रिश्वतखोर, ऐसे तमाम लोगों को क्यों लाना पड़ा? अब आप बताइए कि जिन लोगों पे आप कल तक बहुत बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनकी इस संस्तुति पर राजेंद्र सिंह भंडारी जो वहाँ पर विधायक थे, जो मंत्री थे, उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगे जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के। उनको 4 बार जो बर्खास्त कर दिया, वो हाई कोर्ट न्यायालय की शरण में गए, वहाँ से वो जो है बच के आ गए। और आखिरकार जिन राजू भंडारी के साथ आपके दिन भर की लड़ाई थी, उनको आप भाजपा में शामिल कर दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति कल तक भ्रष्टाचारी था वो अगले 24 घंटे में सदाचारी हो गया, आपकी पार्टी में वो शामिल हो गया। अब उनको जो अगला उपचुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। आप बताइए कि जिस गंगोत्री धाम से जो पहली सीट है वहाँ पर, उस सीट से जो जिस व्यक्ति को 5 बार टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, 2 बार विधायक हो गए विजयपाल सजवाण, सब कुछ दिया विजयपाल सजवाण बताए कि आखिरकार अब क्या मजबूरी आ गई कि वो भाजपा के गुणगान कर रहे हैं, और उसी गुणगान कर जिसके खिलाफ 5 बार चुनाव लड़े। आप क्या विजयपाल सजवाण की कोई ऐसी फाइलों दबी हुई थी, या उनका कोई पंजाब बीजेपी ने दबा दिया, इनकम टैक्स वालों ने दबा दिया, या वही जो राजनीति में कहा जाता है कि अगर आप जब तक दूसरे दल में हैं तब तक आप भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ होगे तो आप सदाचारी हो जाए। अब आप बताइए, आपकी जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी है पुरोला में, देख लीजिए आप, उस पुरोला विधानसभा के आज राजकुमार कहाँ हैं? वो भाजपा में चले गए, मालचंद वहाँ चले गए, दुर्गेश्वर लाल वहाँ चले गए, राजेश जुवाटा वहाँ चले गए। सामने कोई व्यक्ति नहीं है उस पूरी विधानसभा क्षेत्र में। अगर आप कोई गिनते हैं कि सामने कौन है, कोई है ही नहीं बचा हुआ। आप जब टिहरी में आते हैं तो आप देखते हैं कि जिन किशोर उपाध्याय को जो है 4 बार बीजेपी ने टिकट दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको जो है मंत्री बनाया सरकार में, तिवारी सरकार के दौरान तमाम चीज़ों पर दिया। उनकी क्या मजबूरी होगी वहाँ जाने की, और वहाँ जाकर क्या हासिल होगी उनको? वो आज भी वहाँ पर पब्लिक उनका घेराव कर रही है। अभी जब अपने चुनाव क्षेत्र से अपने घर की वो अंजनी शरण गए थे, वहाँ महिलाओं ने उनका घेराव किया और कहा कि पानी कहाँ है, आप इस दल से उस दल में जाके आपको तो भला हो गया होगा, लेकिन आपके वनाधिकार के जो सूत्र वाक्य थे वो कहाँ चले गए, वो नहीं बता पा रहे। आप जरा पूछिए कि महावीर सिंह अरंगड़ कहाँ है, जो उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे प्रीतम पंवार के। प्रीतम पंवार भी उसी पार्टी में शामिल हो गए, जोत सिंह बिष्ट भी उसी पार्टी में शामिल हो गए, वहाँ नारायण सिंह राणा पहले से बैठे, सब लोग बैठे हुए। अब आप देखिएगा जब चुनाव परिणाम आएगा तो आपको एक एक करके इन सब के काम और कारनामे भी नजर आएंगे। तो ये लग रहा है, हाँ, भाजपा जीत रहे, फिर सब भाजपा में। इन्होंने जो कहा कि हमने 15,000 लोग ज्वाइन करा दिए, अच्छा, ये तो दावा था। बाद में महेंद्र भट्ट ने कहा नहीं 15,000 नहीं 18,000 लोग ज्वाइन हो गए। अब आप बताइए, जब आपके 18,000 लोग ज्वाइन हो गए तो आपका वोट परसेंटेज ऊपर आना चाहिए था, और जब जिस दिन वोट पड़े तो आपका कार्यकर्ता गायब हो गया, आपके बूथ में लोग नहीं मिल पा रहे थे। आपको बताना चाहिए कि उन लोगों को क्यों आपने शामिल किया। क्या सिर्फ आप डराने की एक प्रवृत्ति दिखाना चाह रहे थे लोगों को, या धमका रहे थे कि जो यहाँ नहीं आएगा उसको पता नहीं क्या हो जाएगा? ये इस प्रदेश के लिए, इस देवभूमि के लिए बेहद घातक है। जिन दिनेश अग्रवाल का हमने यहाँ विनोद चमोली को विरोध करते हुए देखा, पूरी भारतीय जनता पार्टी दिनेश अग्रवाल के खिलाफ राजभवन तक गई कि वन विभाग में घोटाले हो गए, उन्होंने जो सरकारी जमीन कब्जा के कोई रिजॉर्ट बना लिया, एक से लेकर जेड तक इतने आरोप उनके ऊपर लगा दिए, वो दिनेश अग्रवाल को भी वहीं शामिल करा दिया। अब आप बताइए कि एक जिन कांग्रेस पार्टी के जो 12 से 15 लोग ऐसे थे जो 2022 में चुनाव लड़े, उनके खिलाफ आपका कार्यकर्ता चुनाव लड़ा, अब आप उन्हीं को अपनी पार्टी में ले आए। अब आपके पार्टी के कार्यकर्ता ने क्या किया और वो कल के दिन कहाँ जाएगा? ये तो बहुत स्पष्ट बात है कि इस प्रदेश के भीतर वो सब चीज़ें हो रही जो नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी बिहार और बंगाल और जैसी कभी हम सुनते थे कि वहाँ इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, इस प्रदेश के लिए सुखद नहीं है। तो आप क्या मानते हैं कि जो पोलिंग रेशो घटा बहुत ज़्यादा, 57 पॉइंट कुछ पोलिंग हुआ है, तो क्या आप इसका कारण यही मानते हैं कि लोग इधर से उधर भागे? और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों से यहाँ सांसद थे, सभी 5 सीटों पर। 2014 में उनकी 5 सीटें जीते और 2019 में भी सारी सीटें जीते। तो जो उत्साह का वातावरण होना चाहिए था, जो आम मतदाता है, जो सामान्य व्यक्ति है, जो महिला है, पुरुष है, बेरोजगार है, उसके मन में एक उत्साह होना चाहिए था, और वो कहता कि भाई बहुत अच्छी सरकार मोदी जी ने 10 साल चलाई, इसलिए हम वोट कास्ट करने जाएंगे। वो उत्साह का वोट दिखना चाहिए था, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दिया।
और अगर ऐसा होता तो ये वोट परसेंटेज इतना डाउन नहीं आता। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जब तक जो है काउंटिंग का दिन आएगा तब तक वो पोस्टल बैलेट से लेके जो तमाम चीज़ें आएंगी परसेंटेज थोड़ा बहुत और फ्लक्चुएट करने वाला है। हालांकि जो चुनाव आयोग के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि वोटिंग के कुछ दिन बाद 5-6% जो वोट बढ़ाकर अब दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हैं। उतने बड़े संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे चुनाव आयोग के ऊपर कि पहले दिन आपके आंकड़े कुछ थे और आप कैसे बदल गए, वो तमाम चीज़ें। और निश्चित रूप से अगर वोट कास्ट करने हमारा आदमी नहीं गया तो मैं उसको एक निराशा ही मानता हूँ कि जो है घोर निराशा है, इसलिए लोग वोट करने नहीं गए। इस दौरान हमने उत्तराखंड में देखा, और आपने भी देखा होगा कि आप तो लगातार राजनीतिक चीज़ों को वॉच करते रहते हैं और समाज में जो अच्छा बुरा होता है उसको आप देखते रहते हैं। कई बार कई मंचों पे आप बहुत बेबाक बोलते हैं। चुनाव आयोग ने बहुत प्रचार प्रसार किया उत्तराखंड में, यहाँ तक कि उन्होंने एक क्या है, एक कैफ़े खोला, वोटिंग कैफ़े करके, मतदाता कैफ़े करके उन्होंने खोला है। कहीं उन्होंने कई अलग अलग इनोवेशन उन लोगों ने किया है चुनाव आयोग ने, लेकिन उसका जो हश्र हुआ वो 57 पे टिक गया। इसका क्या, इसके राजनीतिक कारण है या सरकार ने सिर्फ कागजी कार्रवाई की है? प्रेम भाई, ये चीज़ें जो है अगर आप जो है कमरे के अंदर बैठ के, एसी कमरे के अंदर बैठ के योजनाएं बनाओगे और लोगों को कहेंगे वोट देने जाओ, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जो सामान्य मतदाता है, जो बेरोजगार है, जो गरीब गुरबा है, जिसके छत नहीं पड़ी हुई है, जिसके घर में शौचालय नहीं बना हुआ है, जिसका बेटा कई साल से इंतजार कर रहा था कि फौज की भर्ती होगी और वो जाएगा, आप उसे कन्विंस नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं गया वोट देने के लिए? इसीलिए तो नहीं गया। आप उसको भरोसा नहीं दिला पाए कि तेरा जो पेपर लीक क्यों हो रहा है बार बार, आखिरकार वो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। वो महिलाओं को नहीं बता पा रहे कि जो सिलेंडर तुम्हारा 450 रुपये का था वो 1100-1200 तक कैसे पहुंच गया, वो नहीं समझा पाए। और फाइनली जो कम वोट परसेंटेज का जो सवाल है, वो सबसे बड़े सवाल चुनाव आयोग से ज़्यादा उन राजनीतिक दलों पर है जो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। जब आप कहते हैं कि आपके पास पन्ना प्रमुख है, आपके पास जो है बूथ लेवल पर जो बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, आपके पास साधन है, संसाधन है, हजारों करोड़ रुपए की आपकी पार्टी हो, तो निश्चित रूप से जो लोग हैं उनको तो जाना चाहिए था। तो सबसे बड़ा फेलियर उन्हीं लोगों का जिनके पास एक एक पन्ने में नाम लिखे हुए कि 10 लोग वोट देने आए कि नहीं आए, एक एक गार्जियन बना रखा है एक एक पन्ने का। तो जब वो सबसे बड़ा फेलियर उनका है, और वो इस बात को आज शायद एग्री भी कर रहे होंगे और इस बात की का मंथन भी कर रहे होंगे आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वोटर वोट करने नहीं गया। तो निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग का भी फेलियर है और उन लोगों का जिन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ करके, बड़ी बड़ी बातें करके ये दिखाने की कोशिश की और एक प्रकार से दूसरे दलों से लाकर बता रहे थे कि जो कुछ अब हमारे पास है और कुछ नहीं है। पर आपकी बात से और चर्चा से ये निकलता है कि जो पोलिंग हुई है, ऐसा लगता है कि जो तमाम राजनीतिक दल है, कांग्रेस, भाजपा और दल भी तो होंगे उत्तराखंड में जिन्होंने चुनाव में प्रतिभाग किया है, तो ऐसा लगता है कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, आम नागरिक फिर वोट देने नहीं गया। तो होता क्या प्रेम भाई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे इसी इलेक्शन के बीच में एक बार मैं उसमें आज तक के शो में था, अग्निवीर को लेकर सवाल आया। हमने बहुत स्पष्ट रूप से उनसे एक बात कही और वो एक युवाओं का मैसेज भी था। वो जो युवा वोटर हमारे स्टेट का था, हमने उस मंच से एक बात पूछी कि आखिरकार जो अग्निवीर योजना आप लेकर आए उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और उस अग्निवीर योजना का एक एग्जाम्पल हमने इस प्रदेश का दिया कि इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी एक सैनिक रूप में भर्ती हुए, सूबेदार के पद पर रिटायर हुए। सूबेदार का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया क्योंकि उनको 25-30 साल के नौकरी करने का अनुभव मिल गया, उनको एक लंबा कार्य करने का अनुभव मिला, तनख्वाह मिली, पेंशन मिला। उन्होंने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई, लखनऊ तक पढ़ने के लिए भेजा, आज वो मुख्यमंत्री बन गए। और उसका और बड़ा उसका उदाहरण क्या हुआ कि मुख्यमंत्री का बेटा आज दून स्कूल में जो है एडमिशन पा गया, जहाँ के लिए आप सुनते थे कि राजीव गांधी पढ़ रहे हैं, राहुल गांधी पढ़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ते थे। तो ये क्या है, ये अवसर मिला। हाँ, सूबेदार के बेटे को अवसर मिला अच्छी पढ़ाई करने का, तो वो मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को और बेहतर ढंग से और एजुकेट कराया, बेहतर सुविधाएं दी, वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन पा गया। तो ये सवाल सिर्फ यही नहीं है, हमारे प्रदेश के जो हजारों हजार जो बेरोजगार लड़के थे, जो इस बात को लेकर आपको देहरादून के परेड ग्राउंड में दौड़ते हुए देखता था मैं, सुबह 300-400 लड़के दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या कर रहे हैं कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वो कहाँ चले गए? कोई पूछने वाला है क्या? किसी ने पूछा कि तुम वोट करने क्यों नहीं गए? उनको आपने निराश कर दिया। वो निराशा है कि वो वोट करने नहीं गए। उनकी निराशा कल के दिन और कितनी हताशा में जाएगी। कहाँ गए हमारे जो गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने वाले लोग थे? उनके बारे में तो और बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं कि वो दूसरे देश की सेनाओं में ट्राई करने लगे। अगर हमारा युवा, हमारा बेरोजगार, इसको आज हम यहाँ अवसर नहीं देंगे तो वो किस उम्मीद से वोट करने जाएगा? और सवाल उसी की वोट करने का नहीं है। जब वो वोट करने नहीं जाएगा तो उसके माँ बाप भी वोट करने नहीं है। उनको लगा कि जब मेरा बेटा ही नहीं जा रहा है, जिसका भविष्य सामने दिख रहा है,
यही तो अंतर है। ये सब जो चीजें, इन पर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। पर इन्होंने तो बड़े अच्छे पर्चे छापे कि हमने ये काम भी किया, वो काम किया, लेकिन आप सरकार से नाखुश हैं। हमने तो एक ही एग्जाम्पल आपको बताया ना कि सबसे बड़ी योजना आप अग्निवीर लेकर आए, इसको लेकर आपने अपने आपने अपनी पीठ थपथपाई, आपने बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारी बातें आपने उनके बारे में कही। अब बताइए ना आप कि आपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में पहले चरण से लेकर अब 7वें चरण तक इलेक्शन आने वाला है, अग्निवीर का किसी पार्टी के नेता के मुंह से नहीं निकला। इनके बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जितने भी इनके नेता थे, किसी ने अग्निवीर का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं ले रहे आप? ये तो देश की सुरक्षा का मामला है। सामरिक दृष्टिकोण से जिन सवालों पे चर्चा हम अगर आज नहीं करेंगे तो फिर क्या करोगे आप? इसमें तो चर्चा होनी चाहिए थी। चलो हम थोड़ा चुनाव की ओर फिर चलते हैं, क्योंकि सरकार अपनी तरह से काम कर रही है, पर जो इस दौरान चुनाव हुआ है, आपने भी महसूस किया होगा कि चुनाव में पर्चे पोस्टर छपे नहीं जैसे कभी छपते थे, लाउड स्पीकर भी नहीं लगे, बहुत कम, बहुत सीमित लगी। इसका क्या कारण? जो टेक्नोलॉजी आई है उसको मानेंगे या सुखद मानेंगे कि ठीक है, अच्छा है, बेवजह का खर्चा नहीं हुआ? वो ठीक है, एक अच्छी बात है, खर्चा कम से कम होना चाहिए। और खर्चा कम होगा तो दरअसल क्या होता है कि जो पूरे चुनाव का जो खर्चा है वो एक आम पब्लिक पर प्रेशर क्रिएट करता है। जो काम करने वाला ठेकेदार है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जो इंजीनियर साइड पे जा रहा है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है। उन्हीं सब लोगों से पैसे जुटाए जाते हैं। वो पैसा ऐसा तो नहीं कहीं कि नोट छापने की मशीन लगा रखी है। तो प्रचार में जितना ज़्यादा खर्चा होगा वो सारा बर्डन जो आम पब्लिक पे पड़ता है इतना है। निश्चित रूप से कम होना चाहिए। और बहुत सारे तो देश है, हम जब छात्र संघ के चुनाव अपने कॉलेज के दौरान देखते थे तो वहाँ गैदरिंग कराई जाती थी कि सारे कॉलेज के जो है लड़के लड़कियां एक साथ इकट्ठे किए, जो चुनाव लड़ने वाले वो भाषण करते थे और वहीं से बताते थे कि तुम्हारे पास क्या कहने के लिए है और आप अपना जो है दृष्टिकोण रखिए उसमें। मैंने इसको 1986 में पहली बार देखा था, जब मंत्री प्रसाद नैथानी जो है चुनाव लड़ रहे थे। उस समय कक्षा 6 में पढ़ता था, तो हम तो जो अपने स्कूल से जो इस कॉलेज में चले गए भाषण सुनने के लिए कि क्या क्या होता है। हमने उस दौर से इन चीज़ों को देखा और ये अच्छी बात है। चुनाव पे जितना कम खर्चा होगा भ्रष्टाचार उतना कम होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी पार्टी का जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसको उठा के ले जा लें, आप उससे चुनाव विड्रॉ करा दें। अगर ऐसा होगा तो उस देश के लिए और भी खराब होगा। इस बार आपने देखा कि 3-4 जगहों पर ऐसे प्रत्याशी थे जो चुनाव मैदान से नामांकन आखिरी दिन अपना नाम वापस ले गए। तो अगर आपने यहाँ खर्चा कम करने के बजाय उन आदमियों को खरीद लिया, उस पर बहुत बड़ा पैसा खर्च कर लिया, तो वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसका मतलब 400 पार? मैं नहीं मानता कि 400 पार होगा, क्योंकि जिस प्रकार के हालात इस देश में और जिस प्रकार की भाषा शैली आज हम चुनाव में देख रहे हैं, किसी भी बड़े नेता के मुंह से इस प्रकार की शब्दावली, मुजरे जैसे शब्द आना, वहाँ पर जो है मंगलसूत्र जैसी बातें आना, मीट मछली मुर्गों की बात आना, ये नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आप 400 या 500 पार जाइए, आपका स्वागत, अगर पब्लिक आपको वोट देती कोई दिक्कत थोड़ी है, जनमत तो सबसे बड़ा है। लेकिन जो लेवल है चुनाव लड़ने का उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, वो घट गई है। निश्चित रूप से आप देखिए कि इतनी सड़क छाप भाषा बोली जा रही है। एक भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो भगवान जगन्नाथ हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। ये बात कहीं बोलने लायक है क्या? मतलब भगवान के लिए आप ऐसे कह रहे हैं? कंगना भी कह रही है, वो कह रही है। तीरथ सिंह रावत का बयान था कि विष्णु के अवतार है। वो चंपत राय जी कह रहे हैं जो राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं विष्णु के अवतार है। तो भाई आप अगर भगवान में इंसान में अंतर नहीं करोगे तो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा मानना है कि जितनी बड़ी सीटें आप जीते अच्छी बात है, लेकिन जो भाषा की जो मर्यादा है और जिस पद पर आप बैठे वो जो है बनी रहनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि पहले चुनाव में लोग समझ नहीं पाए, पहले चरण का जो चुनाव हुआ, अब 7वें चरण का कल ये 1 तारीख को होगा, तो अब तक लोगों को समझ में बात आ गई कि जो ये गारंटी है ये झूठी है। और देखो, गारंटी के सवाल पे तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं वो लोग, कहीं गारंटी की चर्चा भी नहीं हो रही है। किसी भी जो चुनाव कैंपेन चल रहा है, जो रैलियां हो रही है, जो बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, कहीं भी गारंटी की बात नहीं हो रही है। जो लोग 10 साल पहले से पब्लिक ने जो नकार दिया जिन लोगों को, उनको गाली देकर आप वोट मांग रहे हैं, वो सबसे खराब बात है। ये देश, ये जो सामान्य मतदाता है, जो बेरोजगार है, गरीब गुरबा है, वो ये उम्मीद करता है कि आप ये कहें कि हम इस अग्निवीर योजना से अलग हटकर सेना की रेगुलर भर्ती कराएंगे आपके लिए। हम जो आपका सिलेंडर 450 को था, हम वापस 450 पर लेके आएंगे। हम आपके बच्चे को 5 किलो राशन के भरोसे नहीं लाइन पे खड़ा करेंगे, बल्कि हम आपके बच्चे को इस लायक बना देंगे कि 5 किलो नहीं 25 किलो राशन खरीद सके, उसको रोजगार देंगे, उसको नौकरी देंगे। उस सरकार अगर ये कहती है कि भाई हम बॉर्डर एरियाज को जो है मजबूत करेंगे, हम वहाँ पर जो है मजबूती से काम करेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने को लेकर काम करेंगे, जो सामने जो हमारा जो लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है
उनको बराबर सम्मान मिले, उनको जो बराबर उनके जो राइट्स हैं वो मिले, उस दिशा में काम करेंगे। अब तो ये ऐसा लग रहा है कि ये दर्शाने की कोशिश करें कि जो कुछ है हमने जो कुछ किया हमने किया है। आज प्रेम भाई हम जहाँ पर खड़े हैं 47-48 साल हमारी उम्र हो गई, आज मैं कहूँ कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, जो कुछ मैंने किया, क्या मैं भूल जाऊँ कि मेरे माँ बाप के कारण मैं नहीं हूँ इस दुनिया में, मेरे दादा दादी कारण नहीं है। उन्होंने कितने मुसीबत में किसी तरह से जो है एक जमीन का टुकड़ा अपने लिए जुटाया, खेत बनाए होंगे, उस खेत पे मेरे दादा ने एक घर बनाया, मेरे पिताजी ने उसको और मजबूती से बनाया, और मैंने लास्ट में आगे उसमें अगर एक शौचालय और किचन बना दिया तो मैं कह रहा हूँ 70 साल में कुछ नहीं, जो कुछ मैंने किया ये तो नहीं हो सकता। मैं आज जहाँ पर खड़ा हूँ ये मैं अपने दादा परदादा उनके कारण हूँ, मैं अपने कारण नहीं हूँ। अगर वो ना होते तो मैं कहाँ से आता। हम अपने इतिहास को तो नहीं वो कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप दूसरों को नकार नहीं सकते। जो भी लोग पीछे रहे उनका भी योगदान रहा होगा इस देश को तो राजनीतिक फिनोमेना कह सकते हैं हम। पर हम वापस उत्तराखंड में लौटते हैं कि उत्तराखंड में जब चुनाव हुआ पहले चरण का, तो सीधे भाजपा और कांग्रेस ही दिखाई दिए, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? दूसरी पार्टियों का प्रतिभाग बहुत कम था और कहीं नाम भी नहीं आया। मैं तो टिहरी लोकसभा सीट में जब वोट देने गया मैंने सोचा 3 कैंडिडेट होंगे, क्योंकि बॉबी पवार बड़ा चर्चाओं में रहा, उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। पता चला 13 कैंडिडेट थे, और आप और हम एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, तो मैंने कहा ये 13 कौन है भाई, इनका नाम पढ़ा दो मुझे। तो ये कैसा मानते हैं आप इस चीज़ को कि भाजपा कांग्रेस ही दिखाई दी और दूसरे राजनीतिक दल सामने नहीं आए हैं? एक छोटे से राज्य के भविष्य के लिए कैसा देखते हैं? आपने कुछ साल पहले एक नारा सुना कि जो है कांग्रेस मुक्त भारत जी। तो जब एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल, तो दुनिया का अपना नंबर 1 राजनीतिक दल बता रहा है, वो एक नारा देता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए वो ये नहीं कहते कि अपने दल को ठीक करें, अपने काम को ठीक करें, बल्कि उन कांग्रेसियों को लाके अपने दल में मिला रहे हैं और तब करें कांग्रेस मुक्त भारत। तो जो उसका इम्पैक्ट भी आपको इस चुनाव में दिखाई दिया होगा कि जब आपने 15,000-18,000 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा दिया कांग्रेसियों को, निश्चित रूप से, तो फिर आप कहाँ से दिखाई देते आपको वो लोग? फिर आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी कांग्रेस यहाँ दिखाई देती, तो आपको ध्यान होगा कि उत्तराखंड बनने से लेकर अभी तक जो 5 लोकसभा सीट हमारी हैं, इनमें सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि 2004 में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हरिद्वार से चुनाव जीत गया, और उन्होंने वहाँ पर एक ही माहौल क्रिएट किया था कि वो हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में मिला देंगे। इस ग्राउंड पर वो चुनाव जीत गए। इसके अलावा जितने भी चुनाव आज तक हुए बीजेपी कांग्रेस के लोग आमने सामने रहे हैं और वो जीतते हारते रहे। वो कभी मार्जिन ज़्यादा कम हो जाए या सीटें ज़्यादा कम हो जाए, एक इशू है। पिछले 10 साल में ये जरूर हुआ कि लगातार दोनों बार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने में कामयाब रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी ताकत बढ़ाई है आर्थिक रूप से, और इन दूसरे लोगों को मिलाकर और तमाम साधन संसाधनों को भरपूर वो उपयोग कर रहे हैं उन चीज़ों का, तो उससे निश्चित रूप से जो आपको तीसरा आदमी बहुत कम दिखाई दिया, या आप कह रहे 13 और भी लोग तो कोई गिनती में नहीं थे, तो सारा गेम पावर का है, वो पैसे का है। तो जिसके पास पैसा नहीं था, लोकप्रियता नहीं थी, उसने दिखना कहाँ से था? वो उसको दिखाई नहीं था तो चुनाव में। तो निश्चित रूप से जो चुनाव है, जिसके हम शुरू में कह रहे थे कि पर्चे पोस्टर नहीं दिखाई दे रहे थे, हो शोर शराबा नहीं हो रहा था, गाड़ियों में भी ऐसा नहीं था, लेकिन आपने इस बीच में एक चीज़ और देखी होगी, प्रधानमंत्री की रैलियाँ यहाँ हो गई, अमित शाह की रैली हो गई, JP नड्डा लगातार आ रहे, राजनाथ सिंह आ रहे, और तमाम लोग, योगी आदित्यनाथ की सभा इन्होंने लगा दी। मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि हम एक तरफा चुनाव जीत रहे, क्लीन स्वीप हो रहा, उसके बावजूद उनको बाद में शायद महसूस होने लगा कि जो शुरू में बात की जा रही थी वो धरातल पे नहीं है, जो फीडबैक उनके पास गया होगा। तो इसका यही कह सकते कि जिनका खाता सीज किया गया कांग्रेस का, और दोनों भाई बहन प्रियंका और राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, इसको आप मानेंगे कि उनकी भी एक एफर्ट है चुनाव में? उनके एफर्ट से ज़्यादा पब्लिक एफर्ट्स हमेशा रहते हैं कि जो सामान्य जनता है, जो आम मतदाता है, वो ये देख रहा है कि जो सरकार है उसने कुछ किया नहीं किया, वो तो विकल्प की ओर भी नहीं जाता है। क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह से याद है जब इंडिया साइनिंग का नारा दिया गया था, साइनिंग इंडिया का, तो शाइनिंग इंडिया के नारे में को भी इसी प्रकार से परिलक्षित किया जा रहा है जैसा आज है। उस दौर भी हमें देखते थे आमने सामने कोई कुछ नहीं है। वहाँ जो है प्रमोद महाजन का बहुत बड़ा कैंपेन चला, उन्होंने कहा आपकी बार अटल बिहारी, कोई आमने सामने नजर नहीं आएगा। लेकिन जो आम जनता थी उसके सामने भी आज उसी प्रकार की स्थिति थी। वो भी देख रहे थे एक तरफ तो ये साइनिंग इंडिया वाले लोग हैं जो बहुत बड़ा प्रचार प्रसार दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो सामान्य रूप से जो काम कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो आश्चर्यजनक रूप से यूपी की गवर्नमेंट बन गई और साइनिंग इंडिया का नारा धराशायी हो गया। जो राहुल गांधी ने मेहनत की या उनकी बहन ने की नहीं की या जो भी था, वो एक अलग इशू हो सकता है। इशू ये है कि जो मतदाता है उसको आपने कितना प्रभावित किया,
उसका आपने कितना विश्वास जीता, उस पर वोट कास्ट होगा। तो इसका मतलब है कि वन साइड जाने वाले उत्तराखंड की 500 सीटें। ऐसा नहीं है कि वन साइड इलेक्शन होगा। अगर वन साइड होता तो प्रधानमंत्री को ना आना पड़ता, गृह मंत्री को ना आना पड़ता, और मोदी की गारंटी के ऊपर अमित शाह कह रहे हैं मेरी गारंटी है कि आप मेरे कैंडिडेट को जिताइए। मोदी की गारंटी के ऊपर राजनाथ सिंह की गारंटी है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं इस आदमी को जिताइए, ये तो भारत सरकार में मंत्री बनने वाला है। कहाँ से आ गई गारंटी? जो जब देश में पूरी मोदी की गारंटी चल रही है, उनके ऊपर इसी प्रदेश के भीतर हमने देख लिया कि दो भारत सरकार के मंत्री आ रहे हैं और वो अपनी नई गारंटी लेकर आ गए। तो इसका मतलब मोदी की गारंटी में दम नहीं था, या उनको महसूस हो गया कि उनकी जो जमीन थी वो कहीं खिसकी हुई है। तो इसलिए वन साइड मैं नहीं मानता कि वन साइड इलेक्शन होगा। तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे हाथ में चुनाव है, अब निकायों के चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरह से पोलिंग रेशो घटा वो हम कैसे, क्योंकि जिस सर्वाधिक वोट पड़ेंगे, अगर मतदान का रेशो बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि सही निर्णय आएगा। प्रेम भाई, मेरा मानना है कि ये जो आने वाला समय तो बहुत दूर है भी, क्या होगा इस चुनाव के भीतर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दी, जैसे आपने बॉबी पंवार का एक नाम लिया। तो बॉबी पंवार को बॉबी पंवार किसने बनाया? सरकार के शोषण ने, सरकार की आताताई ने, सरकार की तानाशाही ने, बेरोजगारों को रोजगार न मिलने के कारण, पेपर लीक के कारण एक नया जो है दिया जलने लगा कि यार ये लड़का कुछ कर सकता है। वहीं से तो बॉबी पंवार की आवाज़ आई। दूसरी ओर जो आम जनता थी उनको लगा कि प्रीतम सिंह तो चुनाव छोड़ के भाग गए। ये इस चुनाव का एक बड़ा फैक्टर निकल के आया। और जो मैंने कहा कि आपकी पुरोला विधानसभा के सारे लोग भाग के चले गए, यमुनोत्री के चले गए, वहाँ गंगोत्री वाले भी चले गए, सब लोग चले गए। बड़ी संख्या में स्लाइड होने के बावजूद जब चुनाव परिणाम आएगा तो लोगों की नज़र चक्राता पर भी रहेगी। चक्राता विधानसभा में क्या हुआ, पुरोला, यमुनोत्री या गंगोत्री में भी रहेगी, और बड़ी उनकी नज़र रहेगी कि धनौल्टी में क्या हुआ। वो जो बेरोजगारों को जो आक्रोश है, जो आपने पिछले 10 सालों में उनको छलने का काम किया है, वो भी याद किया जाएगा। दूसरा, इस चुनाव को हमेशा इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि जब कांग्रेस के सारे कैंडिडेट भाग रहे थे, प्राइम फेज जो थे वो लोग भाग रहे हैं, जो हरीश रावत है अपने बेटे की लोकसभा से बाहर नहीं गए, उस दौर में उस पूरे कैंपेन को संभालने वाले अकेले गणेश गोदियाल थे, जिन्होंने इनकम टैक्स के 2-2 बार घर में नोटिस आने के बाद भी वहां नहीं गए, वो टिके रहे। और उन्होंने बताया कि ये लोकतंत्र तब तक मजबूत रहेगा जब तक विपक्ष मजबूत रहेगा। और ये बात सिर्फ कांग्रेस या किसी दूसरे दल के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसलिए इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि जो पूरी राजनीति है, उस राजनीति में और आने वाले समय इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस दौर में 12, 15,000, 18,000 लोग भागे, जिस पूरी उस पौड़ी लोकसभा का एकमात्र विधायक था वो भी भाग गया, जो पहले दिन शाम को दिन के लिए वोट मांग रहे थे गणेश गोदियाल के लिए, अगले दिन जो है दिल्ली में जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। ये इस बात के लिए भी याद किया जाएगा जो प्रदीप और पूनम तिवारी की जोड़ी शाम को जो है कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी, अगले दिन अनिल बलूनी के लिए वोट मांग रही थी। ये चुनाव इस बात के लिए याद किया जाएगा कि दिनेश अग्रवाल जैसे आदमी 8-8 बार जिनको टिकट मिला, जिनको मेयर का चुनाव भी लड़ा दिया, मंत्री बना दिया, सब कुछ बना दिया, वो क्यों छोड़कर भागे। और ये इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री रहे, पर्यटन राज्य मंत्री रहे अजय भट्ट किस ग्राउंड पे वोट मांग रहे थे। उन्होंने उस चुनाव में क्या कहा कि मेरे से जितनी गलती होगी मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत देना। अगर उन्होंने 5 साल में कुछ काम किया होता, जितना समय उनको टेन्योर मिला काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से उनको बोलना चाहिए था कि मैंने काम किया, मुझे वोट दीजिए आप। लेकिन वो क्या कर रहे थे वहाँ पर। ये चुनाव इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि 10 साल जो सांसद रहे वहाँ पर, जो अजय टमटा ने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने कोई काम किया। और ये 5 के 5 जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट लड़े, इनमें से किसी एक आदमी का वीडियो दिखा दीजिए मेरे को, आज भी इलेक्शन 1 महीने से ऊपर हो गया, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मुझे वोट दी दीजिए, मैं तुम्हारा ही काम करूंगा, या मैंने इससे पहले कोई काम किया है। वो एक ही बात कहते थे, आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं, आप मोदी जी को वोट दीजिए। तो कल के दिन कोई विपदा आएगी, आपदा आएगी, कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, कौन जाएगा मोदी जी को ढूंढने, और मोदी जी के लिए किसके दरवाजे खोले वहाँ पर। ये चुनाव इतनी सारी चीज़ें उसने इकट्ठी कर ली इस बार कि आने वाले वक्त में इस प्रदेश के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, इन सबको सोचना पड़ेगा। ये प्रदेश किसी कृपा पे नहीं मिला है, ये प्रदेश शहादत से मिला हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश को हम लोगों की भावनाओं में अगर ऐसी लफाजीदार भाषणों से अगर ऐसे वोट करते रहे तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होगा। आपसे 2 चीज़ें सामने निकल करके आ रही कि एक तो मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा गया है, और दूसरा एक बात समझ में आई कि अंकिता हत्याकांड और बेरोजगारों का जवाब सत्ता वाली पार्टी ने नहीं दिया है। देखिए, अंकिता भंडारी कितना बड़ा हत्याकांड है। वो हमारी बेटी थी
और हम भी आज प्रेम भाई अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं देहरादून में। ये बच्चे 4 क्लास अच्छी पढ़ जाए, कल के दिन कुछ हो जाएगा, मिडिल क्लास लोग हैं, सोचते हैं कि नौकरी लग जाएंगे तो कम से कम आने वाला समय सुखद रहेगा। बड़ी आशा उम्मीद से हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं। मेरी भतीजी आज MBBS की पढ़ाई कर रही है रूस में। हम लोगों ने अपनी इच्छाओं को दमन करके, हमारी हैसियत नहीं थी पढ़ाने की इतनी बड़ी महंगी पढ़ाई के लिए, लेकिन हमने कहा इसको पढ़ाना है, ये पढ़ना चाहती है। अब अगर वो बच्ची देख रही होगी इस प्रदेश में जो बच्चा पढ़ने जा रखा है और जब वो कहीं नौकरी मांगने जा रहा है तो उसको हत्या हो जा रही है, और वो जब उसको ये सारा परिदृश्य दिखाएगा वो उसको लगेगा इस प्रदेश में नौकरी करनी चाहिए। अरे होगा क्या? हम जो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को पहले दिन से देखा है, जिस पार्टी के महामंत्री का नाम लिया उसके माँ बाप ने, उसको उन्होंने पद से भी नहीं निकाला, हटाया भी नहीं, कोई जांच की बात भी नहीं की, उनके फोन कॉल की भी डिटेल नहीं निकाल के दी कि वास्तव में कुछ है या नहीं है। ये सत्ता का अहंकार, सत्ता की ताकत बहुत बड़ा है ये खेल। सत्ता के लोगों को पता है कि हत्याकांड किसने किया। वो दिखाई दे रहा है, उसके माँ बाप नाम ले रहे हैं। भाई अगर हम कह रहे हैं उसके माँ बाप गलत कह रहे तो उसके माँ बाप को जेल डालिए आप पे कोई झूठा आरोप कैसे लगा दिएगा? आपके चरित्र पे इतनी बड़ी उंगली कोई उठा देगा और किसी की हत्या के आरोप आप पे लग रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था बन गई है आज इस प्रदेश के भीतर कि एक तरफ ताकतवर लोग हैं और एक तरफ वो गरीब गुरबे लोग हैं, एक तरफ वो जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये व्यवस्था इस प्रदेश के लिए बेहद घातक है। और मुझे लगता है कि जब आदमी वोट करने गया होगा उसके दिमाग में 2 सवाल तो जरूर रहेंगे। अग्निवीर वाला इशू, कि वो अग्निवीर जिसके लिए आज गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और ऐसी इस देश की कोई लड़ाई नहीं रही जिसमें उत्तराखंड के सैनिक ने अपना लहू नहीं बहाया। एक भी लड़ाई आप नहीं देख सकते हैं। कब नहीं देखते हैं कि हमारा सैनिक शहीद होकर आ रहा है? कब नहीं देख रहे हम ये चीजें? इसीलिए जो 2 मुद्दे थे, अंकिता वाला इशू और ये अग्निवीर वाला, ये निश्चित रूप से चुनाव में बड़ा मुद्दा था। ये दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग और एक बड़ी संख्या में वो लोग भी थे जिनको 5 किलो आटे में ही घुमा के रख दिया गया, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, गजेंद्र राव जी से दोबारा हम मिलेंगे, बहुत लंबी चर्चा करेंगे फिर से। और दूसरी जो कड़ी होगी गजेंद्र राव की, वो उनके व्यक्तिगत और उनके व्यक्तिगत कामों पे हम आगे करेंगे, क्योंकि चुनाव का दौर है तो इस समय चुनाव की चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर के ये चीज़ें सामने पे आई है कि जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बिल्कुल विपरीत, जैसा हम सोच रहे हैं उसके विपरीत आने वाले हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्ते।